अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर साल हज़ारों इंसान आसमानी बिजली गिरने की वजह से जाँ बाग हो जाते हैं। सिर्फ इंडिया में तकरीबन 1,500 से ज़्यादा लोग और पाकिस्तान में 40 से 50 लोग हर साल आसमानी बिजली गिरने की वजह से जाँ बाग हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बादलों की अगर चमक न हो तो हमारी ज़िंदगी को, इस ज़मीन को सख्त ख़तरात लाक हो सकते हैं। यकीनन आज की वीडियो देखने के बाद आप बादलों की गरज चमक से घबराएंगे नहीं, बल्कि उन छुपे हुए फ़ायदों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस गरज चमक की वजह से हमारी ज़िंदगी और हमारी ज़मीन को मिलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नवीद अख्तर है और मैं इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड अवेयरनेस और एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको आसमानी बिजली या बादलों की गरज चमक के इस ज़मीन को और हमारी ज़िंदगी को क्या फ़ायदे हैं ये बताऊं, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बादल बनते कैसे हैं और इनके अंदर गरज चमक कैसे पैदा होती है, और ये जो गरज चमक होती है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये कितनी ज़्यादा ताकतवर होती है। और इसके साथ ये भी देखते हैं कि दुनिया के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गरज चमक सबसे ज़्यादा होती है। क्या दुनिया सारी में एक जैसी ही गरज चमक होती है या कुछ ऐसे इलाके हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा गरज चमक होती है और कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं होती। मैं जब भी किसी इन्वायरमेंटल साइंस या क्लाइमेट साइंस के किसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, कोई वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि बहुत आसान और सादा अल्फाज में किसी भी प्रोसेस को आम लोगों को समझाने की कोशिश करूँ जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो आज मैं आपको क्लाउड्स के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्लाउड्स जब बनते हैं तो इनके अंदर जो बिजली चमकती है, जो लाइटनिंग होती है, ये किस वजह से होती है। अब क्लाउड्स कैसे बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है तो टेम्परेचर की कमी की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये वाटर वेपर्स क्लाउड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब इन क्लाउड ड्रॉपलेट्स में से कुछ जो होते हैं वो आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, क्योंकि ये हवा तेज़ी से ऊपर की तरफ उठ रही होती है तो ये आइस क्रिस्टल दूसरे क्लाउड ड्रॉपलेट्स के साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये एक बड़े ड्रॉप्स बनते हैं जिनको ग्रोपल्स कहा जाता है, या आप उनको सॉफ्ट हेल स्टोन भी कह सकते हैं। तो इनके ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है और जो आइस क्रिस्टल होते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आइस क्रिस्टल हल्के होते हैं, इनका वेट कम होता है, तो ये ऊपर की तरफ, क्योंकि अप ड्राफ्ट की वजह से हवा नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होती है तो ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ये क्लाउड जो होते हैं उनकी ऊपर वाली सतह के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी तरह जो बड़े ड्रॉप्स होते हैं, ग्रोपल जिनको कहा जाता है, वो बाहरी होते हैं और वो क्लाउड की नीचे वाली सतह के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हवा तेज़ से ऊपर जाती है तो ऊपर वाली सतह के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नीचे वाली सतह के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। और ये बात हमें पता है कि जब भी कहीं पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं तो उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करना शुरू कर देता है। और इस क्लाउड के जो नीचे वाली सतह होती है, यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं नीचे वाली सतह की वजह से ज़मीन के ऊपर, क्योंकि आप नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ज़मीन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वैसे ओवरऑल ज़मीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन क्लाउड्स की वजह से ज़मीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। अब ये जब पॉजिटिव चार्ज ज़मीन के ऊपर इकट्ठा होता है तो ये बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जो तकरीबन 100 मिलियन वोल्ट तक भी जा सकता है। अब ये जब पोटेंशियल क्रिएट होता है क्लाउड्स के अंदर और क्लाउड से ज़मीन के अंदर, तो फिर लाइटनिंग शुरू हो जाती है। ज़्यादातर लाइटनिंग जो होती है, जो हम देखते हैं आसमान के ऊपर, वो क्लाउड के अंदर होती है। उसको इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहा जाता है, जो एक क्लाउड के अंदर ही होती है, उसकी ऊपर वाली और नीचे वाली सतह के दरमियान। अब कुछ लाइटनिंग जो होती है वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक होती है, जो हम अक्सर नज़र आ रही होती है कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन एक लाइट की हमें नज़र आती है। तो वो ये वजह होती है कि वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड, क्योंकि वहाँ पर भी एक क्लाउड के पास पॉजिटिव और एक वहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस वजह से क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग भी होती है, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग भी होती है और क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग भी होती है। जो लाइटनिंग होती है इसकी स्ट्रेंथ और ताकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिजली होती है, वो तकरीबन 230 वोल्ट की होती है। और ये जो आसमानी बिजली होती है इसकी स्ट्रेंथ, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसमें, ये तकरीबन 100 मिलियन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है।
वो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह जो हमारे घरों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो तकरीबन 10 से 16 एम्पेयर के ऊपर चलती हैं, करंट जो होता है उनके अंदर। और ये जो आसमानी बिजली होती है इसके अंदर तकरीबन 30,000 एम्पेयर तक करंट हो सकता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ज़्यादा सख्त होती है। लेकिन इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। हमारे घरों में तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंटिन्यूसली चलती है, पूरा दिन चलती रहती है। जो आसमानी बिजली होती है इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट होता है, 1 सेकंड से भी कम होता है। जब आसमानी बिजली चमकती है तो तकरीबन 16,000 से लेकर 28,000 सेल्सियस डिग्री तक टेम्परेचर वहाँ पे पैदा होता है। इस टेम्परेचर की शिद्दत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि सूरज का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 500,600 सेल्सियस स्केल है। तो ये सूरज का जो टेम्परेचर होता है उससे भी तकरीबन 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। और अगर ये आसमानी बिजली किसी रेत पे पड़े तो उसको वो ग्लास में कन्वर्ट कर सकती है, इतनी इसकी शिद्दत होती है, इतना इसका टेम्परेचर होता है। आसमानी बिजली चमकती है तो उसके बाद जो आवाज़ पैदा होती है वो बेसिकली इसी वजह से पैदा होती है कि वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है और बहुत शिद्दत से, बहुत ज़ोर से उसके इर्द गिर्द हवा एक्सपैंड होती है, उसकी वजह से ज़ोर से धमाका होता है जो हमें सुनाई देता है। जब ये बिजली चमकती है तो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे फ्लैश आपको नज़र आ रहे होते हैं, इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। तो आज तक सबसे ज़्यादा लंबा फ्लैश अमेरिका में डिटेक्ट किया गया था 2017 अक्टूबर में। वो तकरीबन 826 किलोमीटर लॉन्ग था। 5 अमेरिकन स्टेट्स के ऊपर वो पूरे नज़र आया, उस वक्त डिटेक्ट हुआ वहाँ पे। और 826 किलोमीटर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेके सिंध लड़काना तक का डिस्टेंस है। 100 ग्राउंड स्ट्राइक्स हुई थी इस एक फ्लैश के थ्रू डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फ्लैश डिटेक्ट हुआ है वो भी अमेरिका में डिटेक्ट हुआ था और वो तकरीबन 768 किलोमीटर लॉन्ग था। वो 2020 में अप्रैल में डिटेक्ट हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग ज़्यादातर ज़मीन के ऊपर होती है, समुंदर में लाइटनिंग बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा जो इलाके जहाँ पर लाइटनिंग होती है उन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला पहले नंबर पे है। इसके बाद कांगो में 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैश होता है। उसके बाद कोलंबिया है और उसके बाद सरप्राइजिंगली ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है। और ये बुनेर में एक गांव है जिसका नाम दागर है। तो ये दागर के इलाके में सबसे ज़्यादा होती है और एक साल में 143 फ्लैशेस पर स्क्वायर किलोमीटर होते हैं। तो पाकिस्तान में दागर का इलाका जो है वो दुनिया में तकरीबन 6ठे नंबर पे आता है, लेकिन कंट्रीज़ के लिहाज से ये पाकिस्तान 4थे नंबर पे आता है। जहाँ अब हम चलते हैं उस सवाल की तरफ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्लाउड लाइटनिंग्स के फ़ायदे क्या होते हैं। तो क्लाउड लाइटनिंग्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेन बड़े के फ़ायदे हैं वो बताऊंगा। उसमें सबसे पहला ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग। हवा के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, तो जब ये लाइटनिंग होती है तो ये नाइट्रोजन की मालिक्यूल को ब्रेक करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है। और ये नाइट्रेट्स वेजिटेशन के लिए, फसलों के लिए, फॉरेस्ट के लिए, दरख्तों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उनको नाइट्रेट्स ना मिलें तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो सकती है। इसी तरह ये ओज़ोन की तह को भी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ओज़ोन, आपको पता है कि ओज़ोन एक ज़मीन के इर्द गिर्द एक तह होती है जो हमें गैर ज़रूरी और ख़तरनाक शुआओं से, सूरज की शुआओं से महफूज रखती है। तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक करती है। जब लाइटनिंग होती है तो इसका टेम्परेचर, इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है, तो उनको कन्वर्ट करती है नाइट्रेट्स में और ओज़ोन के अंदर। तो ये इसके 2 बड़े बड़े फ़ायदे हैं। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अर्थ के इलेक्ट्रिक सर्किट को बैलेंस रखती है। अब ज़मीन जो है वो ओवरऑल जो इसका नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है इसके ऊपर, और आसमान जो होता है वो या ऊपर फ़िज़ा में पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ पोल्यूशन, मुख्तलिफ जो सोलर रेडिएशन होती हैं, इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और ये एक डिसबैलेंस क्रिएट होता रहता है। लेकिन लाइटनिंग एक ऐसी चीज़ है जो इस डिसबैलेंस को वापस बैलेंस करती है। बैलेंस वो कैसे करती है कि जैसे हमने देखा है कि क्लाउड्स में जो है पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज नीचे ज़मीन पे आते हैं वो इनको वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है, मूव करती है, जिसकी वजह से फ़ज़ा के ऊपर वापस पॉजिटिव चार्ज वापस चले जाते हैं और ज़मीन के ऊपर
नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं, तो ओवरऑल नेट चार्ज जो ज़मीन के ऊपर वो नेगेटिव बन जाते हैं। तो इसमें एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाक़या है, जो हम बचपन में होते थे तो हमें कुछ लोग ये बताते थे कि जब भी बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो मशरूम्स जो होती हैं वो जंगलों में पैदा होती हैं या बढ़ती हैं। तो हमें उस वक्त इस चीज़ की समझ नहीं होती थी, या हम इसको समझते थे कि वो मजाक करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब जाके ये पता चला है कि जापान में कुछ जगहों पे रिसर्च की गई है, आसमानी बिजली और मशरूम्स का आपस में एक लिंक होता है। आसमानी बिजली गिरने की वजह से मशरूम जो होती हैं वो ग्रो करती हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जब भी आसमानी बिजली चमक रही हो, बादल गरज रहे हों या चमक रहे हों, तो कोशिश करें कि अपने आप को महफूज जगह पे रखें। हमेशा खुले मैदान में कभी ना जाएं, दरख्तों के नीचे कभी ना खड़े हों, बिजली के पोल्स होते हैं उनके नीचे खड़े ना हों, क्योंकि जब भी ये बादलों के और ज़मीन के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ज़मीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और बादलों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऊंची चीज़ होती है, जो आसमानी बिजली है, सबसे पहले वहीं पे गिरती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये दरख्तों के ऊपर या जो बिजली के पोल्स होते हैं उनके साथ ये स्ट्राइक करती है। इसलिए आप ऐसी जगहों से दूर रहें और कोशिश करें कि इमारत के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर ही रहें। हाँ, अगर आप कभी बाहर हैं, किसी जगह पर हैं और सख्त आसमानी बिजली चमक रही है, और अगर आपको नज़र आए कि आपके जिस्म के बाल, बाजू के ऊपर या सर के ऊपर बाल खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस रीजन में हैं, उस एरिया के अंदर हैं जहाँ पे बिजली गिरने का ख़तरा बहुत हद तक बढ़ रहा है। अपने आप को कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई ऊंची नीची जगह है तो आप फ़ौरन ज़मीन पे लेट जाएं, नहीं तो आप अगर किसी खुली जगह पे हैं तो फिर वहाँ पर बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ही सबसे ऊंचे होंगे। तो कोशिश करें कि आप ज़मीन पे लेट जाएं अपने आप को बचाने के लिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।